नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर पर्यावरणीय विज्ञान से संबंधित 50 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन जो होंगे ये आपके आने वाली टेट एग्जाम, चाहे आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड है तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको विज्ञान के क्वेश्चन जो कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर भी पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आप पेपर सेकंड में यदि आपका सब्जेक्ट साइंस मैथ्स कुछ भी है तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी आपके लिए उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर सेकंड में भी देखने को मिलते हैं और फर्स्ट में पर्यावरण अध्ययन के अंदर। तो दोनों का ही मिला जुला रूप है यहाँ पर। और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाता है तो जल के स्तर जो है वो रिक्त स्थान होगा यहाँ पर किस प्रकार से परिवर्तित होगा, जैसे कि बढ़ेगा, घट जाएगा या फिर एक समान रहेगा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यदि हम बात करें प्रश्न की तो यहाँ पर एक गिलास पानी है और उसमें एक चुटकी भर नमक हम डाल रहे हैं तो जल के स्तर में बिल्कुल नगण्य परिवर्तन होगा, बहुत सूक्ष्म सा परिवर्तन होगा, क्योंकि नमक जो होता है वो तो क्या होता है, वो जल के अंदर घुल जाएगा। तो जल के अंदर जब घुलता है तो वो जल का घनत्व बढ़ा देता है और उसकी मात्रा इतनी कम है कि वो जल के स्तर में लगभग ना के बराबर, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, एक समान रहेगा, क्योंकि परिवर्तन बिल्कुल नगण्य सा हो रहा है और जल की अपेक्षा नमक की मात्रा कितनी सूक्ष्म, छोटी है, बहुत है, तो कम होने से वह जल का स्तर वही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादप की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र की खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब शिक्षक यहाँ पर चाहते हैं कि मैंग्रोव पादप की तलाश के लिए विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो यहाँ पर है मरुद्भिद, लवणोद्भिद या फिर गर्म आर्द्र क्षेत्र या फिर शीत क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षक को छात्र को लवणोद्भिद यानी कि दलदल वाला जो क्षेत्र है उस और खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि मैंग्रोव पादप जो होते हैं वो अधिकतर लवण युक्त और दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। बी विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हरी खाद से तात्पर्य है। तो हरी खाद से क्या तात्पर्य होता है, तो देखिए, हरी खाद फसलों में कृमिनाशक डालना या फिर लेग्यूमिनेसी पौधों को हरी फसल उगाना या फिर मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना या फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। तो हरी खाद का मतलब क्या होता है, तो वो होता है लेग्यूमिनेसी पौधों की हरी फसल को उगाना। अब देखिए, उगाने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, हरी खाद कोई उगाने से नहीं मिल जाएगी, पर यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो इसी से आगे मिल करके बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, तो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं ये हरी खाद के मुख्य स्रोत होते हैं और इन पौधों को क्या करता है, खेतों के अंदर उगाया जाता है और खड़ी फसल को ही काट करके या फिर उसे बोलते हैं अपन, जैसे खेत जोत करके उन्हें मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और उन्हीं को जो होते हैं हम हरी खाद कहते हैं। मतलब हरे पौधे फसल के जो होते हैं उन्हें उगा करके खेत में ही मिट्टी में दबा दिया जाना, जिससे कि उनके अंदर जो भी पदार्थ हैं, पोषक हैं, वो मिट्टी को मिल जाए और उन्हीं को खाद के रूप में आगे आने वाली जो फसल है वो उपयोग में ले सके। तो इस प्रकार से बी वाला विकल्प हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, विलियन पार्ट की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में एक शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। नारियल का तेल, नारियल का पानी या पारा, सोडियम क्लोराइड। तो निश्चित रूप से यदि विलियन पार्ट की प्रायोगिक व्याख्या कर रहे हैं तो वहाँ पर शिक्षक को विलय के रूप में लेना चाहिए सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक NaCl, और जो कि ये जल के अंदर आसानी से घुल जाता है, तो यहाँ पर ये एक अच्छा विलय होगा। आगे देखें, यहाँ पर वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती है आमतौर पर देखी जा सकती है। तो जो वस्तुएं हमारे नेत्रों के लिए अदृश्य होती है आमतौर पर हम उन किससे देख सकते हैं, एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण या फिर अल्ट्रावायलेट प्रकाश के माध्यम से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं मानव नेत्र के लिए अदृश्य होती है उन वस्तुओं को अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है और डी विकल्प जो होगा इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर रेशम की रासायनिक प्रकृति जो होती है किस प्रकार की होती है। तो रेशम की रासायनिक प्रकृति जो होती है
वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या वशी अम्ल की। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रेशम की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो होती है प्रोटीन की। जी हाँ, प्रोटीन जो होता है ये रेशम की रासायनिक प्रकृति इसकी होती है, और यहाँ पर सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। तो अशुद्ध जल को हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं? अवांछित रसायन हटा करके, जैविक संदूषण हटा करके, संदूषक हटा करके, या फिर गैसों को हटा करके, या फिर उपरोक्त सभी को हटा करके। तो देखिए जल अशुद्ध है और इसे हम शुद्ध करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो भी अवांछनीय है, चाहे वो गैस हो, रसायन हो या भी संदूषक हो, उन सब को हटा करके हम इसे शुद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प इसके लिए उत्तर बन जाता है हमारा डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आप बालकों के साथ चना अंकुरण की गतिविधि करते हैं जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है, और केवल हवा और पानी में या फिर पानी में पूरी तरह डुबा करके अब बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कापियों में अंकित करते हैं और विश्लेषण करते हैं। निष्कर्षित करते हैं कि अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों आवश्यक है, और इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किस कौशल से बालकों का परिचय नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर बालक ने जो भी गतिविधि की है इसमें अवलोकन, वर्गीकरण, उन्नतीकरण या फिर तार्किकता। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर किस कौशल से बच्चे का परिचय नहीं होता है? तो वो होगा यहाँ पर तार्किकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो देखिए कीटभक्षी पौधे जो होते हैं ये भी दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधे होते हैं, और वहाँ की जो भूमि होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की कमी होती है, और उसी वजह से ये कीटभक्षी जो पौधे होते हैं ये कीटों को खाते हैं ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति अपने अंदर कर पाएँ। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है इसके लिए हमारा नाइट्रोजन, और यही इसका उत्तर होगा। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 10 और 11 जो थे मिसप्रिंट थे, इस वजह से थोड़ा सा उन्हें हटा दिया है, और इसके बदले में आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है। तो यदि हम देखें, देखिए यहाँ पर बात हमें शुद्धिकारक के हिसाब से देखना है। वैसे तो पौधों के अंदर हम देखें तो श्वसन की क्रिया भी होती है, वाष्पोत्सर्जन भी होता है और प्रकाश संश्लेषण भी होता है, पर शुद्धिकरण वायुमंडल का किस वजह से होता है? तो वो हम जानते हैं कि वो सिर्फ होता है हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, क्योंकि इसी के माध्यम से पौधे जो होते हैं CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं या उत्सर्जित करते हैं, जिससे हमारे वायुमंडल का संतुलन और शुद्धिकरण जो होता है बना रहता है। तो यहाँ पर विकल्प सी इसके लिए हमारा उत्तर होगा। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न ने हमसे लगभग पूछा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक्यूरेट मान नहीं दे रखा है, सीधी सी बात ये है। तो 25,000, 50,000, 1 लाख या फिर 1,25,000। तो देखिए यदि हम देखें तो इसका हम कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं कि 1 मिनट में 72 बार। तो हम यहाँ पर 24 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो 60 का गुणा करके हम मिनट निकाल लेंगे 1440, और उसमें 72 का गुणा करके हम अनुमान लगा सकते हैं। तो लगभग ये जो मान निकालते हैं कि 1,03,680 के करीब में ये इसका मान आता है। पर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सटीक है, वो नहीं दिया है, लगभग में दिया है। तो यहाँ पर विकल्प सी बनेगा इसके लिए फिर उत्तर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये दोनों बहुत कम होते हैं। तो लगभग 1 लाख, तो यहाँ पर सी विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। तो क्या हो सकता है इसका खतरनाक प्रभाव? कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, या फिर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या फिर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब हम कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि यदि हम देखें कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं इनको जब जलाते हैं तो इसमें CO2 के साथ साथ यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी ये उत्सर्जित करते हैं। तो रक्त में यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्लोन है तो क्लोन क्या है? एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे, अनुवांशिक जनक रूप से जनक के पौधे के समान, या फिर उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो क्लोन होते हैं वो निश्चित रूप से एकल जनक से भी प्राप्त होते हैं, कायिक रूप से भी उत्पादित पौधे होते हैं और आनुवंशिक रूप से ये अपने जनक पौधे के समान ही होते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा ये होगा इसमें हमारा उत्तर डी। अगला क्वेश्चन आता है कुनैन नामक दवाई जो है, कहीं बार प्रश्न आ चुका है ये। तो ये कुनैन नामक जो औषधि होती है ये प्राप्त होती है सिनकोना पौधे की छाल से, और सी विकल्प इसके लिए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, और मलेरिया की दवाई के रूप में इसका उपयोग होता है। विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूह में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं, दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े हैं। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? तो शिक्षक यहाँ पर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर शिक्षक देखिए 3 समूह में बांटा है, तो इससे आपको प्रश्न में हिंट मिल रही है कि प्रथम समूह के सदस्य आपस में कस करके पकड़े हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे कस करके उन्होंने पकड़ा हुआ एक दूसरे का हाथ मजबूती के साथ और बिल्कुल ऐसे पास पास खड़े हैं। और दूसरे समूह के सदस्य जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, थोड़ा सा दूर दूर हैं, और तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूरी पर खड़े हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षक यहाँ पर जो है ठोस, द्रव, गैस आदि की प्रकृति को समझा रहे हैं कि ठोस में अणु जो होते हैं वो ऐसे पास पास होते हैं, द्रव में ऐसे होते हैं और गैस में ऐसे होते हैं। तो शिक्षक यहाँ पर इस प्रकार से बता रहे हैं। तो डी विकल्प इसके लिए यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रजनन करेंगे उसे हम प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण या फिर संघनन या फिर परागण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो जो प्रक्रिया है उसे हम परागण कह सकते हैं, और डी विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे यहाँ पर है लोहे की छड़ को एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, और इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं? तो निश्चित रूप से ऊष्मा का अच्छा चालक, सुचालक या फिर ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मा का अर्धचालक या फिर हीटर। तो वो पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचालन जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से हो जाता है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होगा, उसे हम ऊष्मा का सुचालक कहेंगे, और ए विकल्प इसके लिए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, और वैसे हम देखें तो वो 4 कोष्ठ के रूप में बटे होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर के रूप में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 भी उत्तर दे रखा है। तो 2 मैंने जो बताया है वो बताया आलिंद निलय, पर यदि 2 आलिंद और 2 निलय को जोड़ ले तो ये वास्तव में 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर 4 हमारा बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 हमें विकल्प में दे रखा है। तो इस प्रकार से हमें उत्तर का चयन यहाँ पर कर लेना है, और जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम का तो यो मैग्नीशियम धातु होती है Mg। ये संगठक होता है यहाँ पर पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के अणु का, और ए विकल्प जो होगा वो यहाँ पर बनेगा इसका उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो यहाँ पर जेलीफिश, लॉबस्टर या फिर सॉल्मन या फिर व्हेल। तो देखिए यहाँ पर मछली जो है वो तो देखने में लग रहा है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है विकल्प सी, जो सॉल्मन। अब देखिए क्या बाकी मछली नहीं है, तो ये मछली है। तो यदि देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि जेलीफिश हुआ, लॉबस्टर हुआ, इसी के साथ में व्हेल हुआ, तो ये है तो ये भी मछली, पर इनकी कुछ प्रजातियाँ मतलब इनको एक अलग वर्ग में रखा गया। जैसे कि व्हेल जो है वो स्तनी में आती है, तो फिर उसको मछली नहीं माना जाता है। और इसी प्रकार से जो सॉल्मन है यहाँ पर जो है ये एक सत्य मछली है। तो मछली के चारों ही प्रकार हैं, पर इनके थोड़े से विशेषताएं अलग होने की वजह से इनको अलग वर्ग में रखा गया, इसलिए ये मछली की श्रेणी में इनको नहीं मानते हैं। तो सी विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है रक्तस्थान के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर चार्ल्स लियल, विलियम स्मिथ या फिर ह्यूग डुब्रिज और हैरिसन स्मिथ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था ह्यूगो डुब्रिज ने, और विकल्प सी जो होगा ये इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर स्लीपर जंतु किसका सामान्य नाम है? तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टस और ट्रिपेनोसोमा, और डी है यहाँ पर पैरामीशियम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये डी पैरामीशियम का नाम है।
चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रतीक्षा बच्चे पैदा नहीं करता? तो यहाँ पर एकेडिना, कंगारू, स्याही या फिर वैल। तो यदि देखा जाए यहाँ पर तो एकेडिना जो है ये अंडे देता है और प्रतीक्षा बच्चे पैदा नहीं करता है। तो ए विकल्प जो होगा इसके लिए हमारा उत्तर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है, किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण मानव की मल का रंग पीला जो होता है ये होता है? पैप्सिन, रेनिन, एमाइलस या फिर यूरोबिलिन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रंग पीला होने के जो कारण होते हैं वो होते हैं यहाँ पर यूरोबिलिन, और डी विकल्प इसका उत्तर होगा। चलिए, रीढ़ की हड्डी में वाले प्राणी जो होते हैं जिन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं, ये रिक्तस्थान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, निडेरिया या फिर कार्डेटा। तो निश्चित रूप से ये जो रीढ़ की हड्डी वाले जंतु होते हैं ये आते हैं कार्डेटा संघ के अंदर, और डी विकल्प जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। और ये जंतु जो होते हैं इनका शरीर सिर, धड़ और उदर आदि में विभक्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर लीवर है, थायराइड है और लार पीयूष ग्रंथि है, लार ग्रंथि है। तो देखिए यदि हम देखें यहाँ पर, तो यदि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी और एक केवल ग्रंथि की बात करें तो एक तो प्रश्न इस प्रकार से, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वहाँ पर थायराइड आती है। पर यदि प्रश्न में ऐसा पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो फिर वहाँ पर उत्तर हमारा लीवर आएगा, क्योंकि लीवर जो है ये एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है, मतलब एक अंग के रूप में भी है और एक ग्रंथि का कार्य भी करती है। और थायराइड जो है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए, तो ए विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। दूध में पाया जाने वाला मुख्य जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? तो इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन या फिर कैसिन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दूध के अंदर पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन होता है वो होता है कैसिन प्रोटीन, और डी विकल्प इसका उत्तर होगा। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4, 5, 2, 3। तो मनुष्य के अंदर जो होते हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिन्हें हम क्रम से यदि देखे जाएं तो इन्हें हम कहते हैं, जैसे कैनिन हुआ है ना, कैनिन मतलब कृंतक है ना, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो इस प्रकार से कैनिन और परमोलर, मोलर और इंसाइजर, ऐसे इनके 4 प्रकार बांटे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अमाशय में रिक्तस्थान एंजाइम प्रोटीन के पचाने में मदद करता है। तो ट्रिप्सिन है, पैप्सिन है, लार, एमाइलस है या फिर डी है अग्नाशयी नली। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अमाशय के अंदर जो एंजाइम पैप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, इन्हें प्रोटीन के पाचन करता है और इसमें सहायक होता है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर पहचाना सही कथन को, सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, सी है सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, और डी है कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो देखिए यदि सत्य कथन की बात करें तो यहाँ पर कुछ धातुएं देखते हैं हम कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, क्योंकि कुछ अधातुएं जो होती है वो धातुएं होती है वो अपवाद स्वरूप भी होती है, जैसे कि ठोस होती है, कठोर होती है। तो पारा, मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कहीं कहीं अपवाद हमें देखने को मिलता है। तो सभी धातु तन्य होती है ऐसा नहीं कह सकते। चलिए आगे देखें। अवतल दर्पण के निकट जब हम बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा छोटा, आभासी सीधा एवं आकर्षित, या फिर आभासी उल्टा छोटा और वास्तविक उल्टा और छोटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम अवतल दर्पण के निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा आवर्धित बनता है। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा वो होगा बी, आभासी सीधा। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो पक्षमाभ जो होते हैं हम सीलिया भी कहते हैं, जो अमाशय, श्वासनिका, आंत्र, वायुकोश। तो ये
पाए जाते हैं श्वासनिका, यानी कि बी विकल्प है। पक्षमाप जो होते हैं ये उपकला प्राणियों की श्वासनिकों के आंतरिक भागों में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मलेरिया रोग जो जिसके कारण होता है वो यहाँ पर प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, एंटेमेबा, रेट्रोवायरस, साल्मोनेला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मलेरिया होता है ये एक वाहक जनित संक्रामक रोग होता है और ये होता है प्लाज्मोडियम के कारण। अगला प्रश्न हमारा, वायु की आर्द्रता रिक्त स्थान से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर, नैनोमीटर या फिर ग्लूकोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वायु की आर्द्रता जो है यह मापते हैं हाइग्रोमीटर से और ए विकल्प इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है, जाइलम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सरल ऊतक नहीं होगा वो होगा जाइलम, और जाइलम जो होता है ये एक जटिल ऊतक होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। चलिए वर्षा के मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूसीमीटर, ग्लैक्टोमीटर, हाइटोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो इसे हम हाइटोमीटर कहते हैं और विकल्प सी जो होगा ये इसका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, उच्च रक्तचाप मापने वाले उपकरण का नाम। तो यहाँ पर रक्तचाप मापने के लिए जो उपकरण होता है उसे हम स्पैग्नोमीटर, थर्मामीटर, ईसीजी, स्टेथोस्कोप। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उसे स्फिग्नोमीटर, और ए विकल्प जो होगा ये इसके लिए यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, डायनामाइट का रिक्त स्थान द्वारा आविष्कार किया गया था। तो ये किसके माध्यम से किया गया था, जीन, एंटोनी नॉलेट, अल्फ्रेड नोबेल या फिर जोसेफ नाइस फॉर निप्से और टेड नेल्सन। तो इसका आविष्कार जो किया गया था ये किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, और बी विकल्प जो होगा ये इसमें उत्तर होगा, और इन्होंने 1863 में इसका आविष्कार किया था यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार जो था ये किसने किया था। तो टेलीविज़न के आविष्कार से संबंधित प्रश्न है, तो ज़ेल बैरडे ने इसका आविष्कार जो था ये किया था। देखिए वनस्पति कोशिका भित्ति इससे बनी होती है। तो वनस्पति की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर फ्रैक्टोज। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज की, और ए विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है। तो यहाँ पर रक्त है, त्वचा है, यकृत है या फिर अग्नाशय है। तो हम कह सकते हैं कि जो अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है वो होगा यहाँ पर यकृत। चलिए सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। और अगला प्रश्न आता है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। तो शरीर का सबसे कठोरतम भाग हड्डी, दांत का एनिमल, खोपड़ी या फिर मेरुरज्जु। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है दांत का एनिमल जो होता है आवरण, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। आगे देखें अगला प्रश्न आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। ये हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, ये तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है या फिर ग्लाइकोसिस को रोकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक प्रकार का प्रदूषक है, क्योंकि ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ में अभिक्रिया करता है और एक स्थायी यौगिक बना लेता है, जिससे हमारे रक्त परिवहन बाधित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन पदार्थ स्रावित करती है। अग्नाशय, यकृत, थायराइड या फिर टेस्टिस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ग्रंथि पित्त एक पाचन पदार्थ स्रावित करती है वो ग्रंथि होती है बी, यकृत। चलिए आगे देखें, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, पर यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा हमारा हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें हीम नामक प्रोटीन होता है और ये आयरन का एक घटक होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो वो कौन सी होगी। महाधमनी, केशिका, वेना केवा,
फुफ्फुस सिरा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो होगा मुख्य और सबसे बड़ी जो धमनी होती है, जो कि हमारे हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है, वो होती है महाधमनी। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो देखिए सर्वदाता का जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ओ, और जो सबको सर्वदाता रक्त समूह से कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की जो खोज की थी ये किसने की थी? इसी से संबंधित एक और प्रश्न है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर या पालाओ? तो यहाँ पर उत्तर होगा लैंड स्टीनर, और इन्होंने ही रक्त समूह की खोज जो थी ये की थी, और रक्त समूह को इन्होंने 4 वर्गों में भी बांटा था। चलिए अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे द्वारा मिस प्रिंट हुए थे। तो रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है तो उस तो हम देख ही चुके हैं, वो स्फिग्नोमीटर हमारा कहलाता है। चलिए इसी के साथ में अगला प्रश्न देखें, रक्त परिसंचरण की खोज। देखिए एक तो रक्त का जो समूह था ब्लड ग्रुप उसकी खोज, अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो आता है रक्त परिसंचरण की खोज। तो देखिए ब्लड ग्रुप की खोज तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा हुई थी, परंतु रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले जो थे वो थे विलियम हार्वे, और इन्हीं के द्वारा ये खोज जो थी ये की गई थी। इसी के साथ में एक और प्रश्न है हमारा, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? तो कीटों में स्थित जो श्वसन अंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे त्वचा, शरीर की सतह, गलफड़े या फिर श्वास नली। तो इसे हम कहते हैं श्वास नली, ट्रैकिया, जिसके माध्यम से कीट जो होते हैं वो श्वसन करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरणीय विज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।